गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग करेंगे टेंस का पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले जो भी हमारे बिहार बोर्ड 12th के स्टूडेंट है और 2023 में एग्जाम देने वाले, तो तैयार हो जाइए। और आपके लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चन की प्रैक्टिस विद पीवाईक्यू क्वेश्चन। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं सबका आपको एकदम जबरदस्त तरीके से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि टेंस का पोस्टमार्टम यहाँ से हमारे द्वारा किया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अगर आगे हम बात करें कि टेंस में क्या क्या, टेंस रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वॉइस में आपका जबरदस्त काम करेगा ही। नरेशन अगर टेंस आपको नहीं आता तो समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। प्रेपोजिशन आएगा, फिर आर्टिकल आएगा और क्वेश्चन टैग आएगा, इस सब में टेंस की जरूरी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात कि सर ये सब हमको मिलेगा कहाँ, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि स्टडी सिटी के यूट्यूब चैनल पर आपको अगर कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं बिलो, यानी नीचे कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे भैया टेंस का। किसका बात करेंगे भैया? टेंस का। टेंस क्या होता है? तो देखिए टेंस यहाँ पर लिखा गया आपको कि टेंस इट रिप्रेजेंट्स टाइम। क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? टाइम रिप्रेजेंट करता है एंड एक्शन एज वेल, और एक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, कौन से टाइम में कौन सा एक्शन हो रहा है। आगे हम बात करेंगे कि सर टाइम क्या होते हैं। तो टाइम होते हैं भाई दो प्रकार के, एक होते हैं विजिबल और एक होते हैं इनविजिबल। विजिबल कहने का मतलब जो दिखाई दे, और इनविजिबल कहने का मतलब जो दिखाई नहीं दे। अब पहली बात हम अगर बात करें तो लिखा है राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। और दूसरा लिखा है राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अब गौर से देखिएगा अगर आप इसमें, तो क्रिकेट जो है इस वाला सेंटेंस में आपका टाइम इनविजिबल है, लेकिन इस वाला सेंटेंस की अब बात करें तो आपका टाइम विजिबल है, 2 बजे दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ से हो गई टाइम की बात कि विजिबल कैसे होता है और इनविजिबल कैसे होता है। अगर आगे की हम बात करें टेंस, तो टेंस आपको जैसा आप जानते हैं कि एक होते हैं प्रेजेंट टेंस, एक होते हैं पास्ट टेंस और एक होते हैं फ्यूचर टेंस। और इस सभी टाइप में इसका भी 4 प्रकार का होता है, इसका भी 4 प्रकार होता है और इसका भी 4 प्रकार होता है, यानी टोटल ओवरऑल बात की जाए तो 12 प्रकार के होते हैं। और जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होंगे उस सभी टेंस का हम जिक्र करेंगे बारीकी से। तो आप लोग बन के रहिएगा स्टडी सिटी के यूट्यूब चैनल पे। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं कि जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस होते हैं 4 प्रकार के। पहले क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस प्रेजेंट को आप किसी भी दूसरे टेंस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस प्रेजेंट को आप चाहे तो पास्ट से रिप्लेस कर दीजिए और चाहे तो आप फ्यूचर से रिप्लेस कर दीजिए। आप जिससे चाहे रिप्लेस कर सकते हैं, डोंट वरी। आप इसको बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि आप इसको किसी भी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे प्रेजेंट के साथ इस चारों को बोल दीजिए, पास्ट के साथ बोल दीजिए और फ्यूचर के साथ बोल दीजिए। यानी कि ओवरऑल आपका 444 यानी कितना आ गया? 12 आ गया। आई बात समझ में? तो एक और बात है कि सिंपल का 2 नाम होता है, सिंपल इंडेफिनिट। उसी तरह कंटिन्यूअस को आप 3 नाम के साथ बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट भी होता है या तो प्रोग्रेसिव होता है। अगली बात करेंगे तो परफेक्ट होता है या नॉन प्रोग्रेसिव होता है, जो बोल दे आप। उसके बाद अगर बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। आई बात समझ में? अब बात करेंगे थोड़ा कि नेक्स्ट पेज पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या फर्क है तो दोनों का एक ही नाम, बस छोटा सा फर्क है। छोटा सा फर्क, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका नाम कुछ भी है, राहुल रख लीजिए, और वो थोड़ा मोटा है या गोलू टाइप का, तो उसका घर में नाम रख देता है गोलू, या मोटू नाम रख देता है। तो क्यों रख देता है मोटू? है तो दोनों वही वही राहुल है और वही क्या है, मोटू है। लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है कि उसका बॉडी अगर थोड़ा फिटनेस ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार सिंपल क्यों नाम पड़ा है और प्रेजेंट क्यों नाम पड़ा है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन नाम में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ देखेंगे हम, सबसे पहले आपको नेक्स्ट पेज आना पड़ेगा। यहाँ आएंगे तो देखेंगे, अगर आप इसकी बात करें तो आपको इसके बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा बी। बी का मतलब होता है होना या बनना, होना या बनना। और इसका एक मतलब और होता है जो आप लोगों के लिए घूमना,
घूमने जाना, ये भी बोल सकते हैं घूमने जाना। इसका एक मतलब और भी होता है घूमने जाना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घूमने जाना, घूमने जाना इसका मतलब होता है। चलिए अब आगे बात करेंगे भैया। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है आपका इज, एम आर। बी का V2 होता है वाजवर, बी का V3 होता है आपका बीन, और बी का वो V4 होता है आपका बीइंग। ये चार फॉर्म अगर आप याद रखते हैं, बी का V1 इज, एम, बी का V2 वाजवर, बी का V3 बीन, और बी का V4 बीइंग। अब अगर आगे एक नोट में अगर आप याद रखते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे इस नोट को, तो क्या लिखा है, अगर बी का फॉर्म में से V1 लिखा हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अगर बी के फॉर्म में से V1 लिखा हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन अगर मेन वर्ब, एमवी मतलब मेन वर्ब के V1 या V5 लिखा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन अगर कोई मेन वर्ब हो, जैसे प्ले हो, तो या तो उसका V1 या तो उसका V5 लिखा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन अगर बी का फॉर्म लिखा हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। आते हैं पिछला वाला पेज पे, आप गौर से देखिए, लिखा है राम प्ले क्रिकेट। क्या लिखा है, लिखा है राम प्लेज क्रिकेट। क्या लिखा है, राम प्लेज क्रिकेट। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्लेज। प्लेज बोले तो V1 लिखा, V5 लिखा है, किसका, प्ले का। क्या लिखा है, V5 लिखा है। और अभी हम बोले हैं कि अगर मेन वर्ब का V1 या V5 हो, मेन वर्ब का V1 या V5 हो, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर आप दूसरा वाला में गौर से देखेंगे तो लिखा है राम इज अ बॉय, यानी राम एक लड़का है। और अगर आप इस इज के बारे में बात करेंगे तो ई क्या है, बी का V1 है। क्या है, बी का V1 है, और बी का V1 है तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बस इतना सा फर्क है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप बी के किसी भी फॉर्म का यानी V1 का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट। लेकिन अगर मेन वर्ब के V1 या V5 का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं यहां से। अब यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। कि सबसे पहली बात सर, इसके एग्जाम में, आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन भी आता है, तो सबसे पहली बात हम समझेंगे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहचान हिंदी में कैसे होगा, तो पहचान होगा आपका कि ताहू तीहू तेहो कहाँ लगा रहेगा, सेंटेंस के अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में। ठीक है, जैसे राम खेलता है, वह पढ़ता है, तो राम खेलता है के लास्ट में क्या लगा है, देखिए जैसे राम खेलता है तो खेलता है के लास्ट में क्या लगा है, ता है। यानी हम इसको समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे हम बात करेंगे कि इसका क्या है, पहले चार टाइप से आपका स्ट्रक्चर पूछेगा, टेंस पूछेगा। तो पहला है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, इसी को हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको पता है कि हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नोट लगाते हैं, उसके बाद मेरा काम बनेगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम इस V1 को रिप्लेस किए निगेटिव बनाने के लिए डू से, और V5 को रिप्लेस किए डज से। V1 को रिप्लेस किए डू से और V5 को रिप्लेस किए डज से। तो हमारा निगेटिव बन गया सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद नॉट। अब तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके तुरंत बाद हमने नॉट लगा डाला और V1 ऑब्जेक्ट। आई बात समझ। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो सर इंट्रोगेटिव हम समझेंगे कैसे, सबसे बड़ा डील ये है। तो समझेंगे आप इसके शुरू में क्या लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, शुरू में आपको क्या लिखा मिलेगा, जैसे क्या राम खेलता है, क्या वह गाती है, क्या वो नहा रही है, क्या वह सोती है, क्या वह पढ़ती है, ये सब शुरू में क्या लगा रहेगा। तो इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे, इस केस में डू या डज को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आपका V1 रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। अब आई WH वर्ड की बात। सर WH वर्ड कैसे समझेंगे, तो WH अगर वर्ड की बात अगर आप करते हैं तो WH वर्ड की बात करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि WH वर्ड होते क्या है। तो WH वर्ड होते बहुत है, यहाँ जितना लिखे हैं उससे आपका काम चल जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो लिखा है हु मतलब होता है कौन या जो, हु मतलब होता है कौन या जो। उसके बाद लिखा है वाई मतलब होता है क्यों, व्हाट मतलब होता है क्या, व्हेन मतलब होता है कब, और विच मतलब होता है कौन सा, हाउ मतलब कैसे, और व्हेन मतलब कब। दो बार लिखा गया है व्हेन, कोई बात नहीं। तो
ई रहा आपका WH वर्ड। अगर आप इसको पहचानेंगे कैसे सर, WH वाला सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको समझना है कि ये जितने भी वर्ड हिंदी में लिखे हैं, जितने भी वर्ड आपको हिंदी में लिखे गए हैं, कौन, क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन सा, किसका, ये सब अगर सेंटेंस के आपको बीच में नजर आएगा, कहाँ बीच में नजर आएगा, तो आप समझ जाएगा वो WH सेंटेंस है। तो अब अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो पहले WH वर्ड को रखना है, फिर डू या डज को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दो सेंटेंस लिखे हैं उससे क्लियर हो जाएगा। दो सेंटेंस लिखे हैं, गौर से देखिए थोड़ा। लिखा है क्या राम बीमार है। देखिए इसके शुरू में क्या आ गया, और अगर शुरू में क्या आ गया तो इसका मतलब ई इंट्रोगेटिव है, क्योंकि अगर शुरू में, यहाँ देखिए अगर शुरू में क्या आएगा तो उसको हम क्या बोले हैं, इंट्रोगेटिव बोले हैं। अगर आप यहाँ आते हैं सेकंड में, तो सेकंड में अगर आप गौर से देखते हैं सेकंड में गौर से देखते हैं तो राम कब आया। देखिए सेंटेंस इधर से भी है, सेंटेंस इधर से भी है, सेंटेंस इधर से भी है, सेंटेंस उधर से भी है। कब कब कहाँ फंस रहा है, तो आप कहेंगे सर बीच में फंस रहा है। तो अगर बीच में फंस रहा है तो अब ये बोले हैं कि इसमें से अगर कोई सा वर्ड बीच में रहेगा, बीच में रहेगा तो क्या कहलाएगा, WH वर्ड। क्या कहलाएगा भाई, WH वर्ड। चलिए अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पे बात करेंगे आपको कि सबसे पहले सर सब्जेक्ट में कैसे क्या लगेगा वो बता दीजिए। तो याद रखिएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, या दो से अधिक नाम रहे। क्या रहे, आई रहे, वी रहे, दे रहे, या दो से अधिक नाम रहे। आई रहे, वी रहे, दो या दो से अधिक, आई रहे या वी रहे, यू रहे, दे या दो से अधिक नाम रहे, तो याद रखिएगा उसके साथ V1 आएगा, और हेल्पिंग वर्ब में बात करें तो उसके साथ आएगा डू। उसके साथ क्या आएगा, डू। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे और एक नाम रहे, ही रहे, सी रहे और एक नाम रहे, उसके साथ आप लगाएंगे V5 या तो डज। अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हो तो डज निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए आप लगाएंगे V5। क्या लगाएंगे, V5। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट, हम पहला कॉन्सेप्ट मार्क कर रहे हैं यहाँ पे कि सर अगर आपको डू डज दिखाई देता है सेंटेंस में, उसे डिड भी आता है लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। डू डज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप लगाइए V1, हमेशा और हमेशा क्या लगाइएगा, V1। जैसे सेंटेंस लिखा है डू यू डैश मी, आपके पास क्वेश्चन है नो, नोज, आर नोइंग, न्यू। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात अगर आप याद रखते हैं तो देखेंगे कि सर ई तो लिखा है डू और ई लिखा है यू, तो डू लिखा है या डज लिखा रहेगा तो V1 आएगा। V1 आएगा, सब्जेक्ट कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा नोज हो गया V5, आर नोइंग हो गया V4, ई हो गया V2। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया और वो ऑप्शन क्या है, ए। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट पे अगर थोड़ा सा अगर आप बात करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा से आप बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा अगर हम आगे बात करेंगे तो देखेंगे कि लिखा है एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या प्रयोग है, कहाँ कहाँ उनका केस आता है, उसका एप्लीकेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या आता है पहले। तो सबसे पहली बात उसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फैक्ट जितने भी होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जितने भी मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे लिखा है 2 and 2 डैश 4, यानी 2 और 2 मिलके 4 बनाता है। तो मैथमेटिक्स का चीज है, आपके पास ऑप्शन है मैक, मैक्स, मैड, मैकिंग। तो इस बात को समझने से पहले थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि सर मैक हो गया, मैक्स हो गया, मैड हो गया, मैकिंग हो गया। तो सबसे पहली बात ये तो मैथमेटिकल फैक्ट है, तो हम मैथमेटिकल फैक्ट है तो सर V4 तो आएगा नहीं।
V2 तो आएगा नहीं, या तो मैक आएगा या तो मैक्स आएगा। चलिए ठीक है, तो सर हम इस कैसे डिसाइड करेंगे, तब आप आएंगे यहाँ कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का यानी V5 का, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप प्रयोग करेंगे V1 का। आई बात समझ में? तो सर 2 and 2 मैक्स, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप प्रयोग करेंगे मैक्स, यानी आपका राइट आंसर हो गया। आई बात समझ में? आपका राइट आंसर क्या हो गया? मैक्स हो गया राइट आंसर। 2 and 2 मैक्स 4 पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे कि साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जितने भी वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, साइंस का दिया हुआ चीज होती है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे लिखा है वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो बॉइल्ड तो आएगा नहीं, बोले हाँ बॉइल तो आएगा नहीं सर। तो या तो क्या बोलते हैं बॉयल आएगा, या तो फिर सर बॉयल्स आएगा, और नॉट का भी जिक्र नहीं है। लेकिन वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते, तो सबसे पहली बात सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो आपका आंसर हो गया बॉयल्स। आपका आंसर क्या हो गया? बॉयल्स। अगर आज के लिए 2 एप्लीकेशन हम पढ़ाए हैं, अभी और भी आगे बाकी है। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितने भी आपके सर्कल में फ्रेंड्स है या जो भी स्टूडेंट 10+2 का तैयारी कर रहे हैं, 2 महीना अप्रोक्स बचा है और उसको अभी भी इंग्लिश से डर लग रहा है, स्पेशली ग्रामर से, वैसे हम बुक का पार्ट भी कराएंगे ग्रामर से, तो प्लीज उस तक शेयर करिए ये चीज, उसमें उसका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी सिटी। धन्यवाद।